हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको सिंप्लीफाइड। ये हमारा डे 5 चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 का, जो है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले जो वीडियोस हमने की हैं उनमें हमने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर अप किया था पूरी तरीके से। आज की इस वीडियो में हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करेंगे। ओके, तो कोई भी देर किए हुए आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती क्या है? Demographic profile is defined as statistical data about the characteristic of population such as age, gender and income of the people within the population। यानी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है? एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉपुलेशन की, कि आपकी जैसे इंडिया का एग्जांपल है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें किस एज से किस एज तक के कितने लोग रहते हैं, उनका जेंडर क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो बात किसकी होती है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात होती है। अब डिटेल्स ऑफ पॉपुलेशन अंडर ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। ठीक है, यानी ये क्या है? 1881, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में पहली बार सेंसस कलेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन की काउंटिंग, ठीक है, वो पहली बार की गई थी 1881 में। ठीक, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है हमारा कि इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था? 1881 में। वो भी कब? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे। और उस पूरे सेंसस में हम देखते क्या थे कि लोगों की एज कितनी है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें। अब 1881 के बाद देखा जाए तो एवरी 10 ईयर्स सच सेंसस ऑपरेशन वर कैरीड आउट, यानी हर 10 साल बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग यानी सेंसस का जो ऑपरेशन है वो करवाया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि किस पेस से, ठीक है, किस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्या रेट है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उस हिसाब से हम लोगों को इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस हिसाब से आप स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, कितने लिटरेट लोग हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने जॉब में हैं, कितने पढ़ाई कर रहे हैं, एक परिवार में लोग कितने हैं, ऑन एन एवरेज फैमिली में कितने लोग होते हैं। ये सारी चीज़ें जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसे हम सेंसस की काउंटिंग कहते हैं। फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था? 1881 में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे। इसमें हम देखते क्या है? एज, जेंडर और इनकम, और ये हर 10 साल में कराया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं नेक्स्ट ईयर में भी क्या होगा? सेंसस की काउंटिंग कराई जाएगी इंडिया में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के? ठीक है, अब मैंने कहा कि एज देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, एवरेज फैमिली में कितने लोग हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। तो ये सब काउंट करने के स्पेसिफिक मेजर्स क्या हैं, सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं, कि हाँ, हम किन पैमानों पे बोलेंगे कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में जब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में हम काउंट करते हैं कि कितने बेबीज बॉर्न हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बर्थ रेट बोलेंगे। द रेशियो ऑफ डेथ्स to the population of a particular area or during a particular period of time usually calculated as a number of death per 1000 per year। ठीक है, जैसे एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में हम नंबर ऑफ बेबीज कितने बॉर्न हुए वो देख रहे हैं। ठीक, वैसे ही
जब बेबीज़ को हटा के हम ओवरऑल पॉपुलेशन में देखते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कितने लोगों की डेथ हुई है पर 1000 में, जब ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि एक एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 में से कितनों की डेथ हुई है, और पर ईयर देखेंगे तो वो क्या होगा, डेथ रेट। एक चीज़ यहाँ पे रखो, बर्थ रेट में बेबीज़ का बॉर्न होना देखा जाता है, ठीक। डेथ रेट में नॉर्मल एवरेज पर्सन्स का डेथ देखा जाता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में बच्चों की डेथ देखी जाती है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे, वो है, देखिए, बर्थ रेट पर 1000, ठीक है, 48 पर 1000 था, यानी, और डेथ रेट क्या था, 40 पर 1000 था, जो दिखाता क्या है, मैसिव पोवर्टी इन द कंट्री। डेथ रेट भी ज़्यादा था, बर्थ रेट भी ज़्यादा था, तो इससे क्या पता चलता है कि निर्धनता बहुत ज़्यादा थी, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप नहीं था, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों को लेके, ठीक। तो डेथ रेट और बर्थ रेट यहाँ से हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको इरेज कर दें। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अभी मैंने आपको बताया, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे, जिनमें मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें हम देखेंगे कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी डेथ कितनी हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा थी। कितना था, 218 पर 1000, यानी 1000 बच्चे अगर हैं तो उनमें से 1 साल की कम उम्र के 218 बच्चे तो मर ही जा रहे थे, यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। ये क्या दिखाता है, पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हॉस्पिटल्स और बच्चों के हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और निर्धनता बहुत थी। जो 1-2 हॉस्पिटल्स थे भी, जैसे हॉस्पिटल्स हैं भी, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा है, या फिर हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दवाइयाँ खरीद सकें, इस टाइप से परेशानी आती थी। ओके, अब आता है क्या, लिटरेसी रेट। लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस होता है। एक पर्सन जो पढ़ लिख सकता है, दोज हु कैन रीड एंड राइट आर नोन एज लिटरेट। एक पर्सन जो सिर्फ पढ़ और लिख सकता है उसको हम लिटरेट बोलते हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16% एंड फीमेल लिटरेसी लेवल वो 7%, यानी ऑल ओवर इंडिया लिटरेसी रेट कितना था, 16% था, और उसमें फीमेल लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए ऑल ओवर इंडिया, तो वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ 7% था। तो इससे हम देख क्या रहे हैं कि जेंडर बायस सोसाइटी हो रही है। जेंडर बायस सोसाइटी होने का क्या मतलब है कि मेल जो थे, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो जो मेल थे उनको पढ़ने के मौके ज़्यादा मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल, यानी हम फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते थे। ये क्या दिखाता है, जेंडर बायसनेस ऑफ आवर सोसाइटी। तो लिटरेट कौन है, लिटरेसी क्या है, दोज हु कैन रीड एंड राइट आर नोन एज लिटरेट। अब बेसिक डिफरेंस लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार जब आप एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो पुट अप होता है कि लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक्स एजुकेशन, जो सिर्फ पढ़ और लिख सकते हैं वो लिटरेट होते हैं, और जो हायर क्वालिफिकेशंस में जाते हैं वो क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। जो जिनके पास सोचने समझने की क्षमता है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ किया है, वो एजुकेटेड है, और जो सिर्फ पढ़ना और लिखना जानते हैं, जिन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, लिटरेट है, ठीक है। तो लिटरेसी लेवल भी हमारा क्या दिखाता है कि हमारी सोसाइटी जेंडर बायस थी। ओके, अब इतना समझ में आ गया, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा सोशल इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट सोशल इंडिकेटर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितनी लंबी आयु जी सकता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इट वाज मेयरली 32 ईयर्स, ठीक है। एक इंसान एवरेज में सिर्फ 32 साल की उम्र जीता था, यानी अगर मेरी इंडिपेंडेंस के टाइम पे होती तो मे भी हो सकता था कि 32 ईयर्स की एज तक जाते जाते मेरा भी देहांत हो जाता। मतलब ये क्या दिखाता है, पुअर हेल्थ केयर एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। पुअर हेल्थ केयर मतलब अगर कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी आ गई है और हमारे पास उसका इलाज नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, तो उससे क्या होगा,
वो इंसान की डेथ हो जाएगी। मतलब एवरेज लाइफ कितनी होती थी, सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स की होती थी, और अब ये एवरेज लाइफ कहीं ना कहीं 65-70 तक चली गई है। ठीक है, अब लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। अवेयरनेस अगर यहाँ पे लोगों के बीच में नहीं होता, ठीक है, जो कुछ परसेंट ऑफ लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं आ पा रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट को इतनी दिक्कत आ रही है, पर अगर अभी भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर हम इंटरनेट की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता, जिसकी वजह से इस जो कोविड-19 है इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, इस वजह से उस टाइम पे जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 32 ईयर्स थी तो वो यही दिखाती थी कि हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ओके, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल को लेके। ठीक, पहली चीज़ हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या पढ़ी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, जिसमें हम एज, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक, पहली बार सेंसस हुआ था 1881 में। कब? 1881 में फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था। और ये हुआ कब था? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब हुआ था। और हर 10 साल में सेंसस की काउंटिंग होती रहती है, यानी सेंसस होता रहता है। अब कुछ चीज़ें देखें तो 1921 जो है वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा जाए तो। ठीक है, यानी 1921 से कुछ अलग तरीके की डेमोग्राफी थी, और मतलब 1921 से पहले कुछ अलग तरीके की डेमोग्राफी थी, और उसके बाद कुछ अलग तरीके की डेमोग्राफी थी। ठीक है, फ्रॉम 1921 ऑनवर्ड्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेवर डिक्लाइंड। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों है? क्योंकि 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी कम ही नहीं हुई, ये बढ़ती चली गई थी। पर 1921 से पहले क्या हो रहा था? पॉपुलेशन मॉडरेट रेंज में थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी। पर 1921 के बाद भाई साहब कभी भी पॉपुलेशन हमारी कम नहीं हुई है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ठीक है, पहला क्या था? 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या है? 1921 ऑनवर्ड्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेवर डिक्लाइंड, यानी इंडिया की पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब भैया ये मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नई टर्म आ गई, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन अभी एग्जिस्ट कर रही है उस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को मेंटेन करने में जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो खर्चा आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो। यानी जब कभी भी हमारा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई होता है, एक मिनट, जब कभी भी हमारा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई होता है तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बेसिक इसेंशियल्स प्रोवाइड करना, वो क्या है? मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पर जब हम पूरा खर्चा, मतलब मोस्ट ऑफ द पैसा हम मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं तो ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस के लिए पैसा नहीं बचेगा। इसलिए मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट जब भी हाई होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हमेशा लो होगा। अब देखते हैं, आफ्टर 1951 द राइज इन पॉपुलेशन बिकम एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड द कंट्री स्टार्टेड फेसिंग एक्सप्लोजन। ठीक है, 1951 के बाद अभी देखो पीछे क्या पड़ा था कि 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद इंडिया, 1921 के बाद इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने लगा था। ठीक है, डिक्लाइन नहीं हो रहा था पॉपुलेशन, लेकिन जो इसका बढ़ना भी है वो उसका पेस सही था, मॉडरेट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन 1951 जब आया तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन मतलब एकदम से बहुत सारी चीज़ें होना, मतलब
ऐसे बताऊं कि पॉपुलेशन अगर अभी 1 है तो 1951 के बाद, अभी मान लो 1921 के बाद ऐसे बढ़ रही है 1 2 3, ठीक है। 1951 में कैसे बढ़ेगी, 1 10 50, इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक्सप्लोजन हो गया पॉपुलेशन में, ठीक है। और कंट्री को क्या फेस करना पड़ा, इस एक्सप्लोजन को फेस करना पड़ा। अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। खाने के लिए फूड चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए, ठीक है। फिर इन सबको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें और रैपिड पेस से अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक है। रैपिड पेस से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल कराना पड़ेगा। इस वजह से कंट्री का मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, और मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया था, कम हो गया था। और ये हुआ क्यों था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। यानी 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही थी, 1951 आते आते उसमें एक्सप्लोजन हो गया। अब हमें मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ा, तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक। अब इससे पहले यहाँ तक जो पॉइंट पढ़े थे वो हमारा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ओके। अब यहाँ सॉरी, अभी तक इससे पहले जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भैया क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कौन से लोग किस किस एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए थे, कहाँ कहाँ से रोज़गार आ रहा था, ये है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, 3 ही सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। वो आपको पता है 9th 10th 11th में बहुत पढ़ी है आपने कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होते हैं, पर फिर भी बेसिक हम देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, कंसर्न्ड विद और रिलेटेड टू प्राइमरी इंडस्ट्री, ऐसा सेक्टर जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है हमारा, एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं भैया, एग्रीकल्चर हमारा बेस है, तो एग्रीकल्चर किस में आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं भैया, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम है, एनिमल हस्बेंड्री में मुर्गी पालन वगैरह आ जाएगा, प्लांटेशन होता है, माइनिंग होती है, फॉरेस्ट्री होती है, फिशरीज़ होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी, ठीक। तो 1951 में एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो एग्रीकल्चर में इंगेज था वो था 72.7%। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है। और ये चीज़ हम 1951 से क्यों पढ़ रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में भी 1951 देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में भी 1951 देखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी पीछे आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ा, 1951 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। इस वजह से हम डेटा कब का देते हैं, 1951 का देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि 72.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। भैया इतने 72% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। और इससे पहले हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग के हिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि पार्टीशन यानी 1947 के टाइम पे जो डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, दो भाग में हमारा इंडिया बट गया था। उससे हुआ क्या था, बहुत सारी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में चली गई थी, और पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फैमाइंस की कंडीशन आई थी। फैमाइंस क्या होती है, बहुत स्पीड में हो रहा है, कोई बात नहीं। फैमाइंस क्या होती है, फैमाइंस वो कंडीशन है जहाँ पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एक तरीके से आप एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, पर फैमाइंस का मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन जहाँ पे आपके पास खाने के लिए अनाज ना बचे, वो होता है फैमाइंस, ठीक है। तो हो क्या रहा है, 72% लोग जब हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इंडिया ऑलरेडी बैकवर्डनेस की कंडीशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी हमारी क्या शो कर रही है, बैकवर्डनेस शो कर रही है। एक चीज़ ध्यान रखना, अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हम डेटा कब का ले रहे हैं, 1951 का, और तीनों ही सेक्टर्स क्या शो कर रहे हैं, बैकवर्डनेस शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी बैकबोन तोड़ के रख दी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, ओके। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, कंसर्न्ड विद और रिलेटेड टू सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऐसा सेक्टर जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में काम करता है।
इसमें कौन कौन से आते हैं? स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, ठीक है। स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है? गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं किसको? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को या हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है? स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ भी बात कर रहे हैं हम किसकी? 1951 की। तो 1951 की बात करें तो ओनली 10% ऑफ पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन दिस सेक्टर, ठीक है। यानी 72% लोग कहाँ थे? एग्रीकल्चर में थे, और 10% सिर्फ कितने किस में थे? सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करना उतना प्रेफर नहीं करते थे। अब यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है? बैकवर्डनेस शो हो रहा है। मेजरली बैकवर्डनेस क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एक तो हैं नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं नहीं, जो हैं उनमें भी सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या शो कर रहा है? बैकवर्डनेस शो कर रहा है हमारी इंडिया की इकोनॉमी का। तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब चलते हैं टर्शरी सेक्टर पे। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो क्या दिखाता है? कंसर्न और रिलेटिंग टू टर्शरी इंडस्ट्री। ये किस लिए होता है? टर्शरी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है। मतलब हम इसको बेसिकली सर्विस सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। गुड्स तो इंडस्ट्रीज़ ने बना दिया। प्राइमरी की बात करें तो किसानों ने अनाज की पैदावार यानी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, पर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी तो है। पहुंचेगा नहीं अगर कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, तो लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं तो लोग खाएंगे क्या? अनाज होते हुए भी हम लोगों तक फूड ग्रेन्स नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके लिए आता है टर्शरी सेक्टर, जो ट्रेड और कॉमर्स का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसी की मदद से जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में पहुंचाई जाती हैं। ओके अब यहाँ बात की जाए अगर, तो देखो 1951 का डेटा देखें तो 17.2% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन दिस सेक्टर। यानी 72% कहाँ थे? एग्रीकल्चर में थे, 10% कहाँ थे? इंडस्ट्री में थे, और 17% जो बच्चे वो कहाँ थे? टर्शरी सेक्टर में थे, यानी सर्विस सेक्टर में थे। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों ही सेक्टर्स हमारे शो क्या कर रहे थे? बैकवर्डनेस शो कर रहे थे। क्लियर? यानी क्या क्या पढ़ लिया? डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ लिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का अगर एसेंस देखा जाए तो क्या है कि 72% ऑफ पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी इंडस्ट्री, एंड ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी शोड द स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस इन द कंट्री। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है अब? तो द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। जब कभी भी इकोनॉमिक और सोशल चेंज आता है तो उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इकोनॉमिक चेंज क्या होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पावर, एनर्जी एटसेट्रा, ये क्या है? इकोनॉमिक चेंज है। और सोशल चेंज क्या होगा? एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये क्या होगा? सोशल चेंज होगा, ठीक है। यानी जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करने पे काम करते हैं, और सर्विसेज अगर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, कम्युनिकेशन, पावर एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हाइड्रो एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या होगा? इकोनॉमिक चेंज आता है। और जब कभी हम एजुकेशन और हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो वो सोशल चेंज होता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जब कभी भी हम एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल चेंज की बात करेंगे तो वो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुआ उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है रेलवेज़।
with the view of widening the size of market, railways were developed by the British government. अब रेलवे का इंट्रोडक्शन इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था. अब आप कहोगे कि मैडम रेलवे का इंट्रोडक्शन जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था, आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर में बताते चले आ रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को ख़राब कर दिया था, पर रेलवे का आना तो अच्छी बात है. हाँ, रेलवे का आना एक अच्छी बात है, पर हम हमेशा मोटिव देखते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम के पीछे आपका एग्जैक्ट मोटिव क्या है. मोटिव अच्छा है या मोटिव खराब है. इंडिया में रेलवेज का इंट्रोडक्शन तो हुआ, पर मोटिव क्या था उसके पीछे. चाहते क्या थे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में जो गुड्स ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से बन के आ रहे हैं, इंडिया के हर कोने में उन्हें पहुंचाया जाए, ताकि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो कम हो जाए. इस वजह से रेलवेज बनाई गई थी, ताकि हर पोर्शन में, इंडिया के हर कॉर्नर में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के गुड्स को पहुंचाया जाए, ताकि हमारी बैकबोन ख़त्म हो जाए. यानी वो अपना मार्केट का साइज़ बढ़ाने के लिए रेलवेज़ को लेके आए थे, इंडिया को रेलवे देने के लिए रेलवे लेके नहीं आए थे. नेक्स्ट क्या है, पोर्ट्स क्या होते हैं, समुद्र के किनारे, ठीक है, जो पोर्ट्स बने होते हैं, वाटरवेज के किनारे जो पोर्ट्स बने होते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के पर्पस से, ठीक है, वो क्या होते हैं, पोर्ट्स कहे जाते हैं. टू हैंडल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विथ ब्रिटेन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, ब्रिटेन के साथ. क्योंकि देखो पिछले कुछ लास्ट वीडियो में शायद हमने स्विस कैनल के बारे में पढ़ा था. स्विस कैनल क्या है, आर्टिफिशियल वाटरवेज है, ठीक है, जिसको बनाया गया था. क्यों, ताकि जो दूरी है ब्रिटेन से इंडिया की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी रिड्यूस हो जाए, ताकि सामान हम ब्रिटेन से ज़्यादा जल्दी इंडिया में ले आ पाएँ. पर ये हम तो चाहते नहीं थे, चाहता कौन था, ब्रिटिशर्स चाहते थे. तो ताकि उनको एक्सपोर्ट, यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ ले जाने में और वहाँ से गुड्स यहाँ ले आने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने पोर्ट्स का डेवलपमेंट कराया. ठीक है, फिर आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स फॉर इन्हेंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज. यानी पहले देखो इंटरनेट होता नहीं था, ठीक है, टेलीफोन होता नहीं था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर होता नहीं था कि हमने पोस्ट किया और जितने लोग हमारे कांटेक्ट में हैं सबको पता चल गया. ठीक, पहले कम्युनिकेशन के लिए राजदूत भेजे जाते थे. ठीक है, एक कंट्री से कोई, या फिर एक राज्य से, एक स्टेट से कोई जाता था कुछ राजा का पैगाम लेके काइंड ऑफ, तो वो 3 दिन में पहुंचता था, फिर वहाँ सुनाता था, फिर वहाँ से रिटर्न उनकी जो भी जवाब होगा वो लेके 3 दिन में यहाँ पहुंचता था. डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी ब्रिटेन से इंडिया में, इसलिए पोस्टल्स और टेलीग्राफ सर्विसेज स्टार्ट की गई, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बना रहे. मतलब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी. लास्ट आता है आपका इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स. ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्टिंग टू ब्रिटेन. अब रोड क्यों बनाए गए, देखिए पोर्ट्स बना दिए गए किस लिए, इंडिया से बाहर यानी ब्रिटेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए. रेलवे क्यों बनाया गया, ताकि जो फिनिश गुड्स आ रहा है उसको हम कंट्री के अलग अलग सिचुएशन तक पहुंच गया. अब आप पूछोगे रेलवे तो बन ही गया था, रोड की क्या ज़रूरत है भैया. रोड की ज़रूरत ये है कि रेलवे स्टेशन सिटी के एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, और कहीं से रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए भी आपको रोड्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, सपोज़ यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ आपका घर है, तो इनके बीच में रोड तो चाहिए, तभी तो आप रेलवे स्टेशन तक पहुँचोगे. तो इसलिए रोड्स बनाए गए थे, ताकि जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको हम ईजिली कहाँ पहुँचा सकें, पोर्ट्स तक पहुँचा सकें. क्यों पहुँचा सकें, ताकि वो एक्सपोर्ट हो सकें ब्रिटेन में, ब्रिटेन वहाँ ले जाए, फिनिश गुड्स बनाए और वापस कहाँ लेके आए, इंडिया में लेके आए. फिर रेलवे इसके थ्रू क्या करें, उसे डिस्ट्रीब्यूट करा दे पूरे इंडिया में. डिस्ट्रीब्यूट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट हियर, उसे मार्केट की साइज़ बढ़ा दी जाए रेलवेज के थ्रू. ठीक है, तो अभी तक जितने पॉइंट पढ़े हमने, रेलवेज, पोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स और रोड्स, ये सारे पॉइंट क्या दिखाते हैं, ये सारे पॉइंट हमें ये दिखाते हैं कि इनका डेवलपमेंट तो हुआ था इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, पर बट द मोटिव बिहाइंड दिस वाज ओनली टू
ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की भलाई के लिए ये काम किए गए थे, इंडिया की भलाई इसमें कहीं से कहीं तक नहीं छुपी हुई थी, ठीक है। मेन चीज़ देखो, अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बताया कि इकोनॉमिक और सोशल चेंज दोनों देखते हैं। यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक चेंजेस की बात हो रही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं दिया था उतना, ओके। जो थोड़े बहुत स्कूल्स वगैरह बनवाए गए थे, उन स्कूल्स का भी काम क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो बच्चे होते थे वो यहाँ पढ़ते थे, अदरवाइज कोई इंडियन का जल्दी एडमिशन्स यहाँ पे नहीं हुआ करते थे। फाइन, तो ये क्या था, ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, यहाँ हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिशर्स का इन इंडिया, यानी ब्रिटिश रूल का इंडिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था। बहुत पहले से मैं बोलती आ रही हूँ इस वीडियो में कि हम कभी भी इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं, मोटिव के फॉर्म में देखते हैं कि उस काम को करने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, ठीक है। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज स्टडीड विद द रेफरेंस टू मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक। पहला क्या है, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। पहले हम फार्मिंग किसके लिए करते थे, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए करते थे, अपने पालन के लिए करते थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, द फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन डिसीजन। फाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉमर्शियल आउटलुक देखने को मिला था फार्मर्स को। कॉमर्शियल आउटलुक का मतलब क्या है, हम ये चीज़ समझने लगे थे कि अनाज को बेचा भी जा सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी उसके लिए, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमर्शियल आउटलुक आया था इंडिया में, किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। नेक्स्ट है न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए। अब जो पीछे आपने पढ़ा कि पोर्ट्स बनवाए गए, टेलीग्राफ सर्विसेज बनवाई गई, रेलवेज़ बनवाए गए, रोड्स बनवाए गए, तो इनको बनाने के लिए भी तो लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी। लोग कहाँ से मिले, इंडिया से मिले, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस क्या है कि जब रेलवेज़ बन गए उसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा मिला ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे अनाज की कमी होती है, हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू वहाँ पे ईज़िली फूड ग्रेन्स पहुँचा सकते हैं। तो अब फेमाइंस नहीं होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगी, कॉमर्शियल आउटलुक होगा किसका, फार्मर्स का। इसके 2 पॉइंट और हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी पहले बताया कि पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम की वजह से बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, यानी हम उसे सीसी इकोनॉमी भी कहते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया, यानी पैसे आए, फैसिलिटेटिंग डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब इसकी वजह से क्या हो गया था, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ था कि जो जिस काम के लिए है, स्पेसिफिक काम कर सकता है, उसको वही काम दिया जाएगा। स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया गया, जैसे गोल्ड स्मिथिंग, ब्लैक स्मिथिंग, टीचर और इंजीनियर, मतलब स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया गया, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ा था कहीं ना कहीं। लास्ट है आपका इफ़िशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उनका जो सिस्टम था किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी को कहीं ना कहीं हमने अपना बेस बनाया था, सर्व एज अ रेडी रेफरेंस फॉर द पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स, ओके। कि उनको एक पूरा बेस मिला था कि कैसे हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। किसकी मदद से मिला था, ब्रिटिशर्स की मदद से मिला था। तो ये क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी, इकोनॉमिक चेंजेस और सोशल चेंजेस। इतना देखने के बाद हम कहाँ पहुँचे, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका मेन पॉइंट है पॉजिटिव इम्पैक्ट का ये देखना कि मोटिव क्या होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मेन पॉइंट क्या है कि मोटिव क्या होता है किसी भी काम को करने के पीछे। तो मोटिव तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की सही नहीं थी, पर सही मोटिव ना होने के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है, कि ये चैप्टर हुआ आज यहाँ पे ख़त्म।
अब इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिला है, a short conclusion about that. With the end of this chapter, we studied that the state of Indian economy on the eve of independence was showing all aspect of stagnation and backwardness. यानी पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी जितनी अपने अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम की, वो क्या दिखाती है, स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस दिखाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या देखा हमने, अब पॉइंट वाइज देखेंगे। एग्रीकल्चर में क्या देखा, सरप्लस लेबर था और एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। सरप्लस लेबर मतलब काम करने वाले मजदूर ज़्यादा थे और काम हमारे पास कम था, और प्रोडक्टिविटी कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब बहुत बार पहले बताया है, क्या, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या देखा था, industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity building and increased public investment. industrial sector यानी जो हमारा secondary sector है वो, उसमें investment की ज़रूरत थी, उसको पुश की ज़रूरत थी, उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, पब्लिक सेक्टर को सामने आने की ज़रूरत थी, ताकि जो हमारा सिर्फ 10% लोग इस पे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, उस इंडस्ट्रीज़ की क्या हो, इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़े। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। यानी फॉरेन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने क्यों किया था, या फिर इंडिया से क्यों करवाया गया था, ताकि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बूस्ट अप हो सकें, उनका रेवेन्यू जनरेट हो सके, वो प्रॉफिट में जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कंक्लूजन का हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द framed railways network needed upgradation, expansion and public orientation। यानी जो रेलवेज वगैरह बने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ उन्होंने बनाई थी, ठीक है, चाहे वो वाटरवेज पे हो, रेलवेज पे हो, रोडवेज पे हो, उनके अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। मतलब वो बहुत पुराने हो चुके थे, ठीक है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, एक्सपेंशन की ज़रूरत थी। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही करवाया था, बाकी एरिया में नहीं करवाया था। पब्लिक ओरिएंटेशन मतलब लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत थी ताकि वो उसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रिवलेंस ऑफ रैम्पेंट पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से का ज़रूरत किस चीज़ की थी, वेलफेयर ओरिएंटेशन की ज़रूरत थी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज़ की जिसमें लोगों का भला हो सके, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो क्या है लास्ट पॉइंट, इट वॉज अ नटशेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर एनामरस, ठीक है। यानी कंट्री के सामने बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कंट्री एकदम से डेवलपमेंट की प्रोसेस में नहीं चलती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम डेवलप होते हैं। अब देखो ये जो चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको पढ़ने के पीछे मोटिव क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे मोटिव सिर्फ इतना है ताकि आगे के जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको ये रियलाइज़ हो सके कि इंडिया की कंडीशन कहाँ थी और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कैसे इंडिया ने इतनी सारी डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ा है, ताकि हमें पता चल सके अगर हम यहाँ हैं, मतलब अगर हम ज़ीरो पे हैं तो यहाँ से हम 10 तक पहुँचे कैसे। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि पहले हमारी कंडीशन क्या थी और अब हमारी कंडीशन क्या है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इंडियन इकोनॉमी पूरी की पूरी थ्योरी है या फिर क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, बस इसी में बेसिक हिस्ट्री बताई गई है कि इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। आगे के जो आने वाले चैप्टर्स हैं आपके, आप समझ लो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है पूरी तरीके से। अब इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, करंट अफेयर पढ़ना है तो आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंडिया की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करिए। बाकी मैं हूँ आपको समझाने के लिए इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए, ताकि क्या हो सके, मेरे आने वाली वीडियोस आप लोग देख सको
और जो मेरा मोटिव है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का वो पूरा हो सके. ओके, मच लव, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.